तो हम लोग इस क्लास में न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। जितना भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, जितना भी थ्योरी आपने पढ़ा है, जो भी मैंने समरी बताया है, जितना भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, सबको अप्लाई करके देखेंगे। खूब न्यूमेरिकल करेंगे, जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल हैं इस चैप्टर में, जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं सब न्यूमेरिकल करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है। इजी इसलिए माना जाता है चैप्टर ये कि आपको देखिए सारी न्यूमेरिकल्स की जब मैं प्रैक्टिस करा दूंगा तो यह फील आएगा कि हर न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक ही प्रोसीजर है। तो आपको लगेगा कि जब सब न्यूमेरिकल करने का एक ही प्रोसेस है तब तो चैप्टर इजी है, हर न्यूमेरिकल एक ही तरह से होता है और वो इतनी बार हम लोग करेंगे कि वो प्रोसेस ही आपको याद हो जाएगा। तो इसीलिए सब लोगों को यह चैप्टर इजी लगता है। और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं देखिएगा सब 2-2 लाइन 3-3 लाइन में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना। जैसे जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक सर्किट है जिसमें एक रजिस्टर है और एक इंडक्टर है, ये सीरीज में लगे हुए हैं और इस कॉम्बिनेशन के साथ एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज जुड़ा हुआ है, सबका वैल्यू गिवन होगा। तो R इज इक्वल टू मान लीजिए 5 ओम दिया है और इंडक्टेंस L बराबर 50 बाई पाई, कुछ भी मान लेता हूं, जो मर्जी मान लेता हूं, 50 बाई पाई मिली हेनरी दिया है। और यह EMF यानी जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है मान लीजिए 50 वोल्ट और 50 हर्ट्ज गिवन है, ये डेटा दिया है और पूछा गया फाइंड द फॉलोइंग। ये बोला गया है आपसे कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप फाइंड आउट करिए। जैसे पहला सवाल पूछा गया है कि इंपीडेंस निकालिए सर्किट का। दूसरा सवाल पूछा है पहला सवाल पूछा गया है रिएक्टेंस निकालिए। एक्स क्या होता है? रिएक्टेंस। एक्स क्या होता है? रिएक्टेंस। दूसरा सवाल पूछा गया इंपीडेंस, इंपीडेंस जेड होता है तो बोला गया इंपीडेंस निकालिए। तीसरा सवाल पूछा गया है पीक वैल्यू ऑफ करंट बताइए। चौथा सवाल पूछा गया है करंट और अप्लाइड वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस बताइए। पांचवा सवाल पूछा जाए कि इंस्टेंटेनियस करंट लिख के बताइए। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो मैं क्या करूंगा कि कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं करूंगा, मैं गुणा भाग नहीं करूंगा। मैं वो तो आप कर लेंगे ना गुणा भाग, कि वो भी नहीं आता है गुणा भाग करने? अरे गुणा भाग तो आता ही है करने यार। गुणा भाग थोड़ा सीखने के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं और IIT-JEE की तैयारी कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स इतने तो समझदार हैं ही ना, इतने चालाक तो हैं, ये हैं इतने इंटेलिजेंट तो है कि प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन ये सब तो करने आता ही है उनको। है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी सिखाने की जरूरत है क्या? नहीं। तो वो तो आप कर ही लेंगे, तो वो टीचर से क्यों करवाएंगे आप? वो तो खुद ही पसंद नहीं करेंगे आप कि 5-5 मिनट में मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊं, आपका टाइम खराब करूं मैं। तो मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट इग्नोर करूंगा। जैसे मान लीजिए पहला सवाल आपसे पूछा गया क्या है कि आप निकालिए रिएक्टेंस। तो सबसे पहले आप रिएक्टेंस का फॉर्मूला याद करिएगा। क्या होता है फॉर्मूला? XC माइनस XL, है ना। तो XC कितना होता है? 0, क्योंकि यहां पर कैपेसिटर ही नहीं है। XL कितना होगा यहां पर? याद करिए ओमेगा L, है कि नहीं। तो कितना आ गया आंसर? ओमेगा L आ गया। अब ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? 2 पाई F I इंटू L। ओके, तो 2 पाई F, 2 इंटू पाई का वैल्यू पाई, F का वैल्यू गिवन है ना 50, ये गिवन है ना 50 हर्ट्ज। L का वैल्यू भी गिवन है कितना? 50 बाई पाई इंटू 10 का पावर -3। तो देखिए पाई से पाई कट गया, ये अब यही बोल रहा हूं, ये आपको वेस्टेज ऑफ टाइम लगेगा कि पाई से पाई काट रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूं कि 50 इंटू 2 ये हो गया 100, ये दोनों मिलकर 100 हो गया। 50 इंटू 2 100, एक जीरो यहां से ले लीजिए, 10 का पावर 3, ये 10 का पावर 3 कट गया, तो क्या आ गया? 5 ओम, है कि नहीं। मैंने क्या कहा था आपसे कि जो रिएक्टेंस है चाहे इंपीडेंस है, यह रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, तो इसका एसआई यूनिट क्या होना चाहिए? ओम। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपसे कि ये 2 स्टेप नहीं करूंगा मैं कैलकुलेशन वाले, ये 2 स्टेप इग्नोर करूंगा मैं।
मैं आपको यहां तक ऐसे लिख के दिखा दूंगा। उसके बाद प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन तो आप करेंगे ही, उसमें थोड़ा किसी टीचर की आवश्यकता आपको है, वो भी नहीं आता है क्या? अरे भैया मेरे स्टूडेंट्स इतने वीक हो गए क्या कि गुणा भाग भी नहीं आता है? वो तो आता ही है। तो ये दो स्टेप्स में इग्नोर करूंगा, ऐसे जो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वो नहीं करूंगा मैं, वो आपके लिए छोड़ रहा हूं, मैं यहीं तक लिख के छोड़ दूंगा। तो सारा कैलकुलेशन आपके जिम्मे, और जितने भी तरह के वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हैं वो सब मेरे जिम्मे। हर सवाल मैं कराऊंगा, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। जैसे अब मैं बोल रहा हूं कि z निकालिए, दूसरा सवाल, तो z का फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको, क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। तो मैं यहीं तक लिख के छोड़ दूंगा कि z बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी है नहीं इसमें, तो वो हो जाएगा 0, और एक्स एल ओमेगा एल होता है, ये निकाल तो रखे हैं। एक्स सी माइनस एक्स एल, ये क्या निकाल रखे हैं आप, एक्स सी माइनस एक्स एल, एक्स निकाल रखे हैं ना, ये कितना आ गया है, ये आ गया ओमेगा एल, तो यहां लिख दूंगा मैं ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो बस यही लिख के छोड़ दूंगा मैं। आर का वैल्यू रखिएगा 5, ओमेगा एल का वैल्यू जैसे निकाला ऊपर वो रखिएगा 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 25 50, 50 का अंडर रूट 5√2। तो ये 5√2 ये लिखना इग्नोर करूंगा मैं। 5√2 लिख के क्या करेंगे, कैलकुलेशन करवा के टाइम क्यों खराब करूं मैं आपका गुणा भाग सिखा के, वो तो आप करेंगे ही ना। तो मैं यहीं तक लिख के छोड़ दूंगा, इतना ही लिख के छोड़ दूंगा ऐसे। तो इस तरह से सारा न्यूमेरिकल मेरे जिम्मे और सारा कैलकुलेशन आपके जिम्मे, ठीक है ना। इस तरह से मैं क्वेश्चन कराऊंगा और हर सवाल कराऊंगा, एक सवाल नहीं छोड़ूंगा। जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन है चैप्टर में सब सवाल कराऊंगा। एक भी सवाल ऐसा हो नहीं सकता है कि इस थ्योरी से और इस प्रैक्टिस जो हम लोग करने जा रहे हैं उसके बाहर से एग्जाम में आ जाए। हर सवाल इसी में से होगा, बस कैलकुलेशन अपने आप करते रहिएगा, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? तो अब मैं जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है सब आपको कराने जा रहा हूं, ओके। जैसे पहला सवाल मैं लिखूंगा, पहला सवाल हम लोग करेंगे सीरीज आरसी सर्किट के लिए, सीरीज आरसी सर्किट के लिए, सीरीज आरसी सर्किट बनाइए, यानी एक ऐसा सर्किट डायग्राम बनाइए जिसमें एक रेजिस्टेंस हो, एक कैपेसिटर लगा हो, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर सीरीज में हो, और पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगा हो, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगा हो, ये बनाइए ऐसे। मैंने आपसे क्या कहा कि मैं आर बस लिख दूंगा, आर का वैल्यू जो 5 ओम था वो 5 ओम एग्जाम में आएगा, रखिएगा अपने आप, मैं आर के टर्म्स में आंसर लिख दूंगा। यस, कैपेसिटेंस सी जो एग्जाम में दिया होगा रख दीजिएगा उसका वैल्यू, मैं सारा आंसर कैपेसिटेंस सी के टर्म्स में दूंगा, ठीक है ना। यहां पर क्या एज्यूम किया था अभी, 50 वोल्ट 50 हर्ट्ज माना था ना, मैं उसके बजाय डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, E is equal to E नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, ठीक है ना। तो मैं इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो एसी सर्किट सॉल्व करने का हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन आपके नाम पे है और हर सवाल मेरे नाम पे है। तो देखिए सबसे पहले एजम्पशंस ले रहा हूं कि सर्किट में करंट, सीरीज में करंट सेम ही होता है ना, तो हर जगह करंट सेम होगा। ये करंट आई मान लेता हूं, ठीक है, इंस्टंटेनियस करंट है। रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का इंस्टंटेनियस वैल्यू वी आर मान लेता हूं। कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का इंस्टंटेनियस वैल्यू वीसी मान लेता हूं। याद रखिएगा चार तरह के वैल्यूज होते हैं, इंस्टंटेनियस, एवरेज, पीक, आरएमएस। जब एवरेज लिखना होगा तो ए वी नीचे लिख दूंगा मैं,
आरएमएस लिखना होगा तो नीचे आरएमएस लिख दूंगा, और पीक लिखा होगा तो ई नॉट जैसे लिखा हुआ है, ई नॉट, आई नॉट, वी नॉट, ये सब पीक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। तो मान लीजिए यह सर्किट डायग्राम है। अब पहला सवाल आपसे पूछा गया है, चलिए मैंने कहा ना जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन है सब आपसे कराऊंगा मैं। स्टेप्स याद है ना, वही स्टेप्स जैसे जैसे थे वैसे वैसे क्वेश्चन की नंबरिंग करते जा रहा हूं मैं। जैसे पहला स्टेप था एक्स निकालना, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड रिएक्टेंस। इस सर्किट का रिएक्टेंस, रिएक्टेंस का सिंबल क्या था, एक्स। रिएक्टेंस बताइए, सर्किट का रिएक्टेंस बताइए। तो आप क्या करेंगे, रिएक्टेंस का फॉर्मूला याद करेंगे। रिएक्टेंस का फॉर्मूला था मॉड ऑफ एक्ससी माइनस एक्सएल, यही था ना। एक्ससी कितना होता है, 1/ओमेगा सी। ओमेगा पता है ना 2πf होता है, तो एफ या ओमेगा डायरेक्ट भी दिया होगा ऐसे, एक क्वेश्चन लिखा होगा तो देखिए मार्क करा, ओमेगा डायरेक्ट दिया होगा, ओमेगा दिया ही होगा, सी दिया होगा, रखिएगा, गुणा भाग करिएगा। माइनस इंडक्टर है नहीं इसी एक्सएल 0, क्या आ गया आंसर, आंसर आ गया 1/ओमेगा सी। ठीक है ना, हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल पूछा गया है फाइंड इंपीडेंस। इस सर्किट का इंपीडेंस, इंपीडेंस का सिंबल याद है जेड होता है। इंपीडेंस कितना है इस सर्किट का, पहले क्या निकाले, रिएक्टेंस। अब क्या निकालने जा रहे हैं, इंपीडेंस। ठीक है, तो इंपीडेंस का जनरल फॉर्मूला याद करिए, जेड इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस क्या होता है आगे, एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, यही ना था, बताइए। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, देखिए एक काम करूंगा मैं, बार बार एक्स सी माइनस एक्स एल लिखने के बजाय मैं एक्स लिखूंगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों, ये देखिए ना, एक्स सी माइनस एक्स एल को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स, एक्स सी माइनस एक्स एल को एक्स लिख दूंगा मैं। ठीक है ना, तो आंसर बताइए, चलिए जल्दी आंसर बताइए, जेड कितना आ गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कितना आ रहा है, एक्स निकाल चुके हैं ऊपर, कितना आ गया 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, तो बस यही छोड़ दूंगा मैं, आगे कैलकुलेशन आप करते रहेंगे। ठीक, ये आ गया जेड का वैल्यू। ठीक है ना, हो गया, कोई डाउट है, तो सिंपल है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा, हर सवाल में आपसे करवाऊंगा या करके दिखाऊंगा। जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और पूछा गया होगा कि ओमेगा वर्सेस जेड में कौन सा ग्राफ सही है, ओमेगा वर्सेस जेड 4 ऑप्शन में कौन सा ग्राफ सही है इस सर्किट के लिए, हर सवाल लिखूंगा, हर सवाल लिखूंगा, एक सवाल नहीं छोड़ूंगा। बस कैलकुलेशन आपके नाम पे है। तो बताइए, ये जेड का आंसर देखिए, जेड का आंसर देखिए, बताइए अगर ओमेगा 0 हो जाए, ओमेगा 0 तो 1/0 नॉट डिफाइंड, चाहे हम लोग यहां पर लिमिटिंग केस लेंगे तो इंफिनिटी कहूंगा मैं, तो ओमेगा 0 पर इंफिनिटी, यानी ग्राफ शुरू होगा इधर से, ओमेगा 0 पर इंफिनिटी, और ओमेगा इंफिनिटी जब हो जाएगा तो ये जेड का फॉर्मूला देखिए, ओमेगा इंफिनिटी हो जाएगा, जेड का फॉर्मूला देखिए 1/इंफिनिटी 0, आर बच जाएगा, तो ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, ऐसे ऐसे ग्राफ बन जाएगा, है ना। ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी पर कितना वैल्यू आएगा इसका, आर, तो ये ग्राफ ये टिक कर दीजिएगा आप। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फाइंड पीक वैल्यू ऑफ करंट। पीक वैल्यू ऑफ करंट का सिंबल क्या होता है, आई नॉट, पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालिए, तो आई नॉट क्या लिख देंगे आप, आई नॉट लिख देंगे, देखिए याद रखिएगा, पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, फंडामेंटल, करंट इज इक्वल टू
पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, पीक वैल्यू में लीजिएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया ई नॉट, पीक वैल्यू में लीजिएगा। और सर्किट का नेट रेजिस्टेंस किसको मानते हैं, जेड को, है ना, सर्किट का नेट रेजिस्टेंस जेड को मानते हैं। ओम्स का जैसा इक्वेशन लग गया। अब आपको पता ही ना है इसका वैल्यू, जेड तो आपको पता है, जेड जो पता है रख दीजिएगा। ई नॉट अपॉन कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ये आ गया आई नॉट का वैल्यू। अब इसका भी मान लीजिए 4 ऑप्शन में ग्राफ दिया हो कि ओमेगा के साथ पीक वैल्यू ऑफ करंट कैसे वेरी करता है, 4 ऑप्शन दिया होगा, सही ऑप्शन बताइए। तो ओमेगा अगर 0 हुआ या टेंड्स टू 0 हुआ, ओमेगा टेंड्स टू 0 पर 1 बाई टेंड्स टू 0 इंफिनिटी, तो आई नॉट हो जाएगा 0। आई नॉट नीचे डिनोमिनेटर इंफिनिटी बन जाएगा तो आई नॉट 0 हो जाएगा। तो ग्राफ शुरू होगा 0 से, यहां से ग्राफ शुरू होगा 0 से, ठीक है ना। और ओमेगा इंफिनिटी रखेंगे तो 1 बाई इंफिनिटी 0, तो क्या बचेगा नीचे आर, ये 1 बाई ओमेगा सी इंफिनिटी पर 0 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर, आर बचेगा ई नॉट बाई आर। तो ग्राफ इस तरह से बनेगा, इसका ऐसे ग्राफ ऐसे बनेगा, ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी पर करंट का पीक वैल्यू कितना आ रहा है, ई नॉट बाई जेड, ठीक है ना। तो इस तरह से देख लीजिए, ग्राफ भी बना के आपको दिखा रहा हूं, कुछ नहीं छोड़ रहा हूं मैं, बस कैलकुलेशंस आपके नाम पे है। ओके, अभी और सवाल हैं, देखिए पेज पलट रहा हूं मैं। अब मान लीजिए आपसे बोला जाए कि फेजर डायग्राम बना के दिखाइए, फेजर डायग्राम बना के दिखाइए इस सर्किट के लिए। तो 5वां सवाल है फेजर, फेजर डायग्राम। बताइए क्या सिखाया था मैं, फेजर डायग्राम। देखिए रिवीजन भी बार बार होते जा रहा है, इसीलिए बाद में चैप्टर आसान लगने लगता है, आपको लगेगा सब सवाल एक ही जैसा है, हर सवाल का कैलकुलेशन सेम है। तो मैंने कहा था कि जो करंट है, सीरीज सर्किट में करंट होता है सबके लिए कॉमन, तो करंट को मानेंगे रेफरेंस, ठीक है ना, एक्स एक्सिस बना लिया। अब बताइए वी आर नॉट किधर होता था, 3 चीज बनाते थे ना, वी आर नॉट और वीसी नॉट, वी एल नॉट। तो वी आर नॉट किधर बनाना सिखाया मैंने, वी आर नॉट बनाना सिखाया आई के डायरेक्शन में, या लिख दीजिए वी आर नॉट, ठीक है ना, वी सी नॉट नीचे, वी एल नॉट ऊपर, याद था ना ये, देखिए नहीं आता तो रिवीजन हो गया, अब याद हो जाएगा। वी सी नॉट नीचे और वी एल नॉट ऊपर, तो यहां तो इंडक्टर है ही नहीं है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं आरसी सर्किट, तो केवल रजिस्टर है और कैपेसिटर है, इंडक्टर तो है नहीं। तो हम लोग यहाँ पर जब एल नहीं देख रहे हैं तो वी एल नॉट तो बनेगा नहीं, तो वी एल नॉट भूल जाइए। वीसी नॉट किधर बनता था, नीचे, तो ये बन गया वीसी नॉट, ठीक है ना। अब बताइए इनका रिजल्टेंट क्या आता था, देखिए सब रिवीजन भी हो रहा है, इनका रिजल्टेंट क्या आता था, अप्लाइड वोल्टेज का पीक वैल्यू, क्योंकि सब पीक वैल्यू ले रहे हैं ना, तो अप्लाइड वोल्टेज का पीक वैल्यू आता था, है ना। तो अप्लाइड वोल्टेज का पीक वैल्यू ये बन गया ई नॉट, और ई नॉट आई के बीच जो एंगल होता था इसी को हम लोग फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज और सर्किट करंट, सर्किट करंट और अप्लाइड वोल्टेज के बीच यही फेज डिफरेंस फाई होता था, ये बन गया फेजर, ठीक। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड फाई, फाई बताइए, फॉर्मूला अप्लाई करिए, याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऊपर डायग्राम से देख लीजिए, tan फाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, और आप याद किए हो तो क्या होता है, वीसी नॉट माइनस वी एल नॉट अपॉन वी आर नॉट, है ना, या फिर क्या होता है, एक्स सी माइनस एक्सएल बाई आर, है ना,
तो ये देख करके आप इतनी बार मैं लिख दूंगा और इतनी बार आप देख लेंगे कि आपको फॉर्मूला तक रट जाएगा। तो वी सी नॉट तो नहीं पता है, वी आर नॉट तो भी निकाले नहीं है, वी एल नॉट तो खैर है ही नहीं, जीरो है वो, तो कोई बात नहीं, ये सेकेंड फॉर्मूला यूज कर लीजिए, जो पता है वो करते जाइए। जैसे एक्सी और एक्सएल आर ये तो पता ही ना है, तो लिखिए एक्स सी बाई आर, ये आंसर आ गया। चाहे तो आप एक्सी का वैल्यू रख दीजिए, एक्सी 1 बाई ओमेगा सी, ये आ गया 1 बाई ओमेगा इंटू सी इंटू आर, ये आ गया फाई का वैल्यू। जो भी दिया हो डेटा, कैपेसिटेंस जो दिया हो रखिएगा, रेजिस्टेंस जो दिया है रखिएगा, ओमेगा जो दिया है रखिएगा, अपने आप जो आना है आएगा। फाई भी आ गया, ठीक है ना, फाई भी आ गया। सेवेंथ क्वेश्चन, अब आपसे पूछा जा रहा है कि एज E is equal to E naught sin omega t, find इंस्टंटेनियस करंट। ये तो दिया हुआ है ना, इसीलिए दिया एज, ये तो गिवन है। इंस्टंटेनियस करंट बताइए, ठीक है ना, इंस्टंटेनियस करंट बताइए। तो याद करिए इंस्टंटेनियस करंट क्या लिखा करते थे, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है, वैल्यू रखिए, बस कुछ करना ही नहीं है, वैल्यू रखिए। तो I इज इक्वल टू आई नॉट, अगर कैलकुलेशन अभी किए थे इससे पहले, कैलकुलेशन देखिए ना, ये आई नॉट निकाल चुके हैं आप, देख लीजिए पॉइंट नंबर 4 में आई नॉट निकाल चुके हैं आप। मैं तो कह रहा हूं कि देखने की जरूरत ही नहीं है, सब ओरल सवाल हैं, इतना इजी चैप्टर है, सब ओरली सिखा दूंगा मैं आपको। आई नॉट पीक वैल्यू है, तो पीक वैल्यू के लिए तो ओम्स लॉ जैसा इक्वेशन लग जाता है, तो क्या लिख देंगे आप, पोटेंशियल का पीक अपॉन सर्किट का नेट रेजिस्टेंस, जेड मानते हैं, है ना, जेड पता ही है। अब क्या बच गया, साइन ओमेगा टी और फाई निकाल चुके हैं, चाहे तो ऐसे छोड़ दीजिए और चाहे तो लिख दीजिए, है कि नहीं, चाहे तो फाई छोड़ दीजिए, निकल चुका है, और चाहे तो लिख दीजिए आप। चलिए एक बार पहली बार लिख के दिखा दे रहा हूं मैं, ये ओमेगा टी अब प्लस फाई, फाई आपको लिख के दिखा दे रहा हूं मैं, टेन इनवर्स 1 बाई ओमेगा सी आर, ये रहा फाई। लीजिए भैया इंस्टंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आ गया। अब जितना भी डेटा है सब रखिएगा, कैलकुलेशन अपने आप करिएगा। आठवां सवाल देखिए, एक एक टॉपिक पे 8-8 सवाल करा रहा हूं मैं, खूब प्रैक्टिस कर रहा हूं सवाल का, ये चैप्टर इतना इजी है कि खूब प्रैक्टिस में सवाल का आपको करा रहा हूं, खूब सवाल करा रहा हूं। आठवां सवाल है कि वी आर कितना एंड वी सी कितना। क्या मतलब हुआ इस सवाल का, क्या मतलब हुआ इस सवाल का, इस सवाल का मतलब हुआ कि इंस्टंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर वी आर और इंस्टंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर निकालिए, ठीक है ना। तो लिखिए फॉर्मूला, वी आर इज इक्वल टू, किसी भी चीज को कैसे लिखते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे ही वी आर इज इक्वल टू वी आर नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बताइए डायग्राम फेजर देखिए, वी आर नॉट और आई सेम डायरेक्शन में है, तो कोई एंगल का डिफरेंस है नहीं है, या लिख दीजिए जीरो। और आपको ये याद था, आपको पहले से याद था कि रजिस्टर में, आर मतलब रजिस्टर है ना, रजिस्टर में करंट और अप्लाइड वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। अप्लाइड वोल्टेज क्या है, ओमेगा टी, है ना, अप्लाइड वोल्टेज क्या है, अप्लाइड वोल्टेज के, अप्लाइड वोल्टेज देखिए ना, साइन के आगे क्या लिखा है, ओमेगा टी लिखा है ना, साइन के आगे क्या लिखा है, ओमेगा टी। तो जो उसका फेज होगा वही करंट का फेज होगा, उसमें फेज डिफरेंस आता ही नहीं है, ठीक है ना। तो या तो आप फेजर डायग्राम बना रखे हैं, वहां से देख लीजिए कि वी आर नॉट और आई सेम डायरेक्शन में है, तो इसके फेज में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। जो आई का फेज है
वही इसका फेज है, तो आई का फेज लिख दीजिए। आई का फेज कितना है? आई का फेज कितना है हो? फाइव, ये जीरो नहीं फाइव। आई का फेज कितना है? फाइव है ना, तो आई का फेज जो था ये का है, देखिए ना ये करंट आया ना, ये करंट, ये नहीं देखना है, ई नहीं देखना है हो, आई देखना है। आई से ना कंपेयर कर रहे हैं, आई से ना, सुनिए ध्यान से, आप वी आर को किससे कंपेयर कर रहे हैं? आई से, तो जो आई का फेज होगा वही वी आर का फेज होगा। ई से मतलब नहीं है, ई से मतलब नहीं है, ई से मतलब नहीं है। आप कंपेयर किससे कर रहे हैं? वी आर को आई से। तो जो आई का फेज है, जो आई का फेज है वही करंट का फेज लिख दीजिए। आई का फेज क्या है? ओमेगा टी प्लस फाइव, तो वही करंट का फेज लिख दीजिए। ठीक है ना, तो अब क्या बच गया? वी आर नॉट। रखिए, वी आर नॉट मतलब क्या? पीक वैल्यू। उसके लिए तो ओम्स लॉ जैसा इक्वेशन, वी इक्वल टू आई आर, तो पीक वैल्यू है इसी आई नॉट इंटू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आ गया, ये आ गया वी आर का वैल्यू, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। इसी तरह से वीसी निकाल लीजिए, वीसी इसी तरह से निकाल लीजिए। तो वीसी का फॉर्मूला लिखिए, जनरल फॉर्मूला। तो वीसी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी चीज का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जैसे वीसी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? वी सी नॉट साइन, पहले तो करंट का फेज लिख दीजिए। क्यों? सब कुछ तो करंट से ना कंपेयर कर रहे हैं, फेजर देखिए ना, सब कुछ करंट से कंपेयर कर रहे हैं, तो पहले करंट का फेज लिख दीजिए, ओमेगा टी प्लस फाइव। अब आगे बढ़िए, बताइए ये वी सी नॉट और करंट में एंगल का क्या रिलेशन है? करंट एक्स एक्सिस पे है, तो वी सी नॉट माइनस वाई एक्सिस पे है, 90 डिग्री पीछे है, पीछे है ना, तो माइनस 90 कर दीजिए, यानी पाई बाई टू। तो अब क्या बच गया? वी सी नॉट। तो वी सी नॉट है क्या? पीक वैल्यू। उसके लिए ओम्स लॉ जैसा इक्वेशन, आई नॉट इंटू वी इक्वल टू आई आर, आई नॉट इंटू एक्स सी नॉट, सॉरी एक्स सी, एक्स पे तो सी नॉट लगाने की जरूरत नहीं ना होती है, वो तो स्केलर क्वांटिटी है ना। खैर, तो वीसी इज इक्वल टू, ये हो गया वी सी नॉट, हो गया ना। आगे लिख दीजिए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस पाई बाई टू, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, ये सबसे टफ क्वेश्चन अगर कुछ माना जाता है तो 8 माना जाता है। अगर सबसे टफ क्वेश्चन इस टॉपिक का कुछ माना जाता है तो 8 नंबर। सब आसान है, 8 नंबर ही मेन मुद्दा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 8वां सवाल कैसे करेंगे आप, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे निकालेंगे आप। सबसे पहले हम लोग करंट को देखेंगे, क्यों? करंट से ही सब कंपैरिजन हो रहा है, फेजर डायग्राम देखिए, करंट से ही सब कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है ना, करंट निकाल लेंगे सबसे पहले। करंट निकालने के बाद अगर आपको वी आर निकालना है, तो जो करंट का फेज है ये, वही यहां पर फेज, सॉरी, जो करंट का फेज है ये, वही यहां पर फेज होगा वी आर का, तो वही लिख दिया यहां पर। तो अब बचा क्या? खाली वी आर नॉट, और ये तो इजी था। सिमिलरली अगर आपको वीसी निकालना है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो सबसे पहले आप करंट को देखेंगे, जो करंट का फेज है वही फेज पहले तो लिख दीजिए, यहां पर उतना लिख दीजिए, Vc इज इक्वल टू Vc नॉट साइन के आगे उतना फेज पहले लिख दीजिए। और अब देखिए करंट से 90 डिग्री पीछे है Vc नॉट, तो माइनस 90 कर दीजिए। ठीक है ना, तो आपको पूरा फेज पता चल गया। या अब क्या बचा? Vc नॉट, वह तो ओम्स लॉ जैसे इक्वेशन से आ जाएगा। तो 8 नंबर ही सबसे टफ है और वो सबसे लास्ट में होगा। ठीक है ना, बाकी डेटा आप रखिएगा। तो इस तरह से आरसी सर्किट में जितने पॉसिबल क्वेश्चन है सब आपको करा दिया मैंने। चलिए अगला सर्किट लेते हैं, नेक्स्ट सर्किट लेते हैं। तो अब बना रहा हूं मैं आर एल सर्किट, आर एल सीरीज, आर एल सर्किट, सीरीज आर एल सर्किट।
एक रजिस्टर दिया है और एक इंडक्टर दिया हुआ है, दोनों को सीरीज में जोड़ा गया है और पूरे कॉम्बिनेशन के क्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करा गया है। रेजिस्टेंस R का वैल्यू गिवन होगा, इंडक्टेंस L का वैल्यू गिवन होगा और अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बारे में दिया होगा, ठीक है ना। जैसे E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ध्यान रखिएगा, या तो ऐसे दिया होता है, चाहे आपको बताया था मैं, एक और तरीका है देने का, चलिए थोड़ा बगल में लिख रहा हूं ना, मैं छोटा छोटा लिख दे रहा हूं। या तो ये ऐसे दिया होगा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। या फिर एक और तरीका था ना, क्या दिया होता था, जैसे 50 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ऐसे लिखा होता था ना कई बार, 50 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज। तो जो 50 वोल्ट्स दिया होता था वो क्या मानते थे आप, कौन सा वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, याद है ना, उसको आप आरएमएस वैल्यू मानते थे। या तो ई आरएमएस और फ्रीक्वेंसी ऐसे दिया होगा, या तो ऐसे दिया होगा और चाहे फिर ऐसे दिया होगा, कोई एक तो दिया ही होगा। ठीक है ना। तो हम लोगों को जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है यहां पर भी हर क्वेश्चन सॉल्व करना है, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है सारा ही सॉल्व करना है। जैसे अच्छा, सॉल्व करने से पहले सारे एजम्पशंस ले लीजिए। जैसे सर्किट में करंट, सर्किट में करंट आई मान लेता हूं मैं, करंट इन द सर्किट आई, रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का इंस्टंटेनियस वैल्यू वी आर और इंडक्टर के क्रॉस इंस्टंटेनियस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी एल, ये एज्यूम कर लेता हूं मैं, ठीक है ना। अब जितने क्वेश्चन है सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं। जैसे पहला सवाल, वही सेम क्वेश्चन, अब मैंने कहा ना सब सवाल एक जैसे हैं, हर सवाल ही एक जैसा है। पहला सवाल, रिएक्टेंस बताइए, रिएक्टेंस का सिंबल एक्स, ये बताइए एक्स कितना। तो क्या करेंगे, आप पहले जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स सी माइनस एक्स एल। अब एक्स सी नहीं है यहां पर, जीरो, एक्सएल होता है ओमेगा एल, आंसर आ गया ओमेगा एल। ओमेगा और एल का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा। दूसरा सवाल, इंपीडेंस, दूसरा क्वेश्चन है इंपीडेंस। इंपीडेंस का सिंबल क्या होता है, जेड, यह निकालिए सर्किट के लिए। तो जेड का फॉर्मूला याद करिए, जेड होता है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो जेड आ गया स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स, निकाल चुके हैं, कितना आया एक्स, एक्स आया ओमेगा एल। तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये आ गया जेड का वैल्यू। ठीक, अगर आपसे ग्राफ पूछा जाए कि जेड वर्सेस ओमेगा का ग्राफ चार ऑप्शन में से कौन सा सही है, तो देखिए अपने आप ही, ओमेगा अगर जीरो रखेंगे, ओमेगा अगर आप जीरो रखेंगे तो ये सेकेंड टर्म जीरो हो जाएगा, जेड आ जाएगा आर, ओमेगा इक्वल टू जीरो पर ग्राफ का यहां से शुरू होगा आर से, और ओमेगा इंफिनिटी पर क्लियरली ये इंफिनिटी को टेंड करेगा, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल निकाल, देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यही सवाल देख लीजिए आप, देखिए यहां पर देखिए, पहला सवाल वही निकाले रिएक्टेंस, दूसरा सवाल वही निकालिए, बस मैं थर्ड नंबर के, अच्छा मैं थर्ड नंबर को
इसी के साथ जोड़ लिया सेकंड का, छोड़िए ना। अगला सवाल क्या है, आई नॉट। देखिए हर सवाल ही रिपीट हो रहा है। अगला सवाल आई नॉट निकालेंगे। आई नॉट निकालने के बाद फिर फेजर, आई नॉट निकालने के बाद फिर ये आई नॉट तक पहुंचे 4 नंबर तक, फिर फेजर बनाएंगे, फाई निकालेंगे, करंट लिखेंगे, इंस्टैन्टेनियस वैल्यू लिखेंगे। हर सवाल रिपीट, एक जैसा, हर सवाल एक जैसा, ठीक है ना। तो देखिए वही चीज क्या कर चुके हैं हम लोग। पहला सवाल रिएक्टेंस निकाल चुके हैं, इंपीडेंस निकाल चुके हैं, अब क्या निकालना है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो क्योंकि पीक वैल्यू है तो आपको पता है पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू के लिए ओम्स लॉ जैसा इक्वेशन लग जाता है। तो ये पीक वैल्यू है, इसीलिए पोटेंशियल का भी पीक वैल्यू लेंगे, ई नॉट, और सर्किट का रेजिस्टेंस जेड मानते हैं ना, तो ई नॉट बाई जेड। जेड का वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ गया। जेड निकाल चुके हैं ना, रख दीजिए। जेड कितना आ चुका है, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये आ गया आई नॉट। फिर वही बात, अगर आपसे पूछा जाए कि चार में से कौन सा ग्राफ सही है, अब ग्राफ ये सब तो अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं ना, इसके लिए क्या आवश्यकता है मेरी, अरे ओमेगा जीरो रख दो। ओमेगा रखोगे जीरो तो नीचे केवल आर बचेगा, ओमेगा रखोगे जीरो, ये जीरो रखोगे तो नीचे केवल आर बचेगा, ई नॉट बाई आर। तो ग्राफ यहां से शुरू होगा, ओमेगा जीरो पर ई नॉट बाई आर से ग्राफ शुरू होगा। ओमेगा इंफिनिटी पर डिनोमिनेटर ये पूरा इनफाइनाइट बन जाएगा, ये पूरा डिनोमिनेटर इनफाइनाइट बन जाएगा, तो ई नॉट बाई इंफिनिटी जीरो को टेंड करेगा। ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है, ठीक है ना। ओके, अब फेजर बनाएंगे। मान लीजिए पूछा जाए कौन सा फेजर सही है, तो फेजर बनाएंगे। अब सब सवाल देखिए, पहले वाले सर्किट का हर सवाल और यहां पर सब सवाल रिपीट हो रहा है, यही आपसे बोल रहा था मैं। इतनी बार मैं आपको सवाल करा दूंगा कि स्टेप्स याद हो जाएंगे आपको, खाली कैलकुलेशन छोड़ रहा हूं मैं। हर सवाल, हर एक न्यूमेरिकल में करा रहा हूं, जितना भी न्यूमेरिकल बन सकता है इस चैप्टर में सब करा रहा हूं। खाली आर का वैल्यू, सी का वैल्यू, एल का वैल्यू, ई नॉट का वैल्यू, ओमेगा का वैल्यू अपने आप रख के कैलकुलेशन करिएगा। तो फेजर कैसे बनाते हैं, जो कॉमन क्वांटिटी है उसको मानते हैं रेफरेंस, आई। सीरीज में करंट सेम होता है तो आई को मान लिया रेफरेंस। अब बताइए कितनी बार तो लोग पढ़ चुके हैं अभी तक, वी आर किधर बनता है, वी आर बनता है करंट के डायरेक्शन में, ठीक है ना। वी आर बनता है करंट के डायरेक्शन में, तो यहां बना दीजिए वी आर, करंट के डायरेक्शन में वी आर नॉट बना दीजिए। अब याद होगा आपको, वी सी नॉट नीचे, वी एल नॉट ऊपर, वी सी नॉट नीचे, वी एल नॉट ऊपर। तो कौन सा सर्किट है ये देखिए, तो कौन सर्किट है, एल है ना, इसमें एल है ना, इंडक्टर है ना, तो वी एल नॉट बनाना होगा, सी तो है ही नहीं, तो खाली वी एल नॉट बनाना होगा। ओके, तो वी एल नॉट किधर बनाऊं, वी सी नॉट नीचे, वी एल नॉट ऊपर, तो वी एल नॉट ऊपर जाएगा ऐसे। ये बन गया क्या, वी एल नॉट। क्या आता है इनका रिजल्टेंट, इनका रिजल्टेंट क्या आता है, सर्किट के क्रॉस अप्लाइड वोल्टेज का पीक वैल्यू, है ना। तो मतलब ई नॉट आता है, होना ना, रिवाइज भी हो रहा है साथ साथ ना। देखिए सब सेम चीज रिपीट हो रहा है, ये आप क्या लिख दू, ये इसको क्या लिख दू मैं, ई नॉट, और इस एंगल को क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई, ठीक है ना। फेजर भी बन गया। अब आपसे कहा जाए अगला सवाल नंबर 5 में फाई निकालिए। फाई, फाई क्या मतलब, ई अप्लाइड वोल्टेज, जो अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज ई था, और सर्किट करंट आई में फेज डिफरेंस। फॉर्मूला बताइए, tan फाई इज इक्वल टू वी सी नॉट माइनस वी एल नॉट अपॉन वी आर नॉट, या फिर एक्स सी
माइनस एक्सएल बाई आर। तो अभी तो लोग वी सी नॉट और वी एल नॉट को निकाले नहीं है, तो सेकेंड फॉर्मूला ये वाला यूज कर लेते हैं। तो टेन फाइव क्या लिखूं मैं, वी सी नॉट एक सी हो गया जीरो, कैपेसिटर है ही नहीं, एक्सएल ओमेगा एल अब बाई आर। टेन फाइव कितना आ गया, माइनस ओमेगा एल बाई आर। देख लीजिए सब कुछ सेम टू सेम जा रहा है, देखिए तो जा रहा है ना सब कुछ सेम टू सेम। वहां भी फेजर बनाए थे, उसके बाद फाई निकाले थे, एग्जैक्टली सेम है कि नहीं है, यही बोल रहा हूं। वही स्टेप्स बार बार रिपीट होते रहते हैं, डेटा बदलता है बस केवल। वहां सी था, यहां पर एल है, वहां कैपेसिटर था, यहां इंडक्टर है, डेटा बदलता है बस, बाकी सब का सब कुछ सेम। ठीक है ना, तो फाइव भी आ गया। अब क्या निकालेंगे इसके बाद, 6 नंबर में करंट निकालेंगे। क्या गिवन होगा, ई का वैल्यू, इफ ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये गिवन होगा, देन आई बताइए, यही ना सवाल था। तो आई का वैल्यू क्या लिखते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, रख दीजिए सबका वैल्यू। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट, चलिए आई नॉट भी लिख ही देता हूं मैं। आई नॉट क्या लिखूं, सिंपल है ना, आई नॉट पीक वैल्यू है ना, तो क्या लिखूं, ई नॉट बाई जेड, ठीक है, साइन ओमेगा टी फाइव, यहां से लिख दीजिए, ये निकाल रखे हैं टेन फाइव ना, फाइव लिख दीजिए। तो माइनस पहले लिख दे रहा हूं मैं, टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा एल बाई आर। करंट लैग कर रहा है, देखिए ना माइनस साइन आ गया ना, ओमेगा टी में माइनस की ये क्वांटिटी ये, तो अप्लाइड वोल्टेज का फेज कितना है ओमेगा टी, करंट का फेज कितना आ गया, ओमेगा टी में से ये घटा दिए, मतलब पीछे हो गया करंट। क्यों पीछे हुआ, इंडक्टर पीछे कराता है ना, इंडक्टर से करंट लैग करता है, कैपेसिटर से करंट लीड करता है, तो इंडक्टर होने की वजह से इतना लैगिंग करंट आ गया, इतने एंगल से करंट लैग कर रहा है, पीछे है। ठीक है, सब देखिए वैल्यू रखना है बस। सातवां सवाल, इसमें क्या निकालना है, वी आर बताइए कितना एंड वी एल बताइए कितना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये सबसे टफ क्वेश्चन, इसी को बोल रहा था मैं, लेकिन आप इतनी बार प्रैक्टिस कर लेंगे कि टफ भी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले वी आर का फॉर्मूला लिखिए, वी आर का फॉर्मूला होता है वी आर नॉट साइन ओमेगा टी, क्या बोला मैंने कि जब आप वी आर लिखिए तो साइन के आगे फेज लिखते समय ध्यान रखिएगा, ये फेज किसको देख के लिखते हैं, फेजर डायग्राम को देख के लिखते हैं, ये फेजर डायग्राम को देख के लिखते हैं, ये वाला है ना, फेजर डायग्राम को देख के लिखा जाता है। बताइए करंट और वी आर में कोई एंगल का अंतर है, करंट और वी आर में कोई एंगल का अंतर है, नहीं है ना, तो जो करंट का आ चुका है वही यहां पर नोट कर लीजिएगा। क्या लिख दूं, टेन इनवर्स ओमेगा एल बाई आर, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, ये आंसर आ गया। मैं बस इतना आपको बता दूं कि यहां पर वेयर वी आर नॉट क्या लिख दूं, बता दीजिए, ये पीक वैल्यू है ना, पीक वैल्यू के लिए ओम्स का जैसा इक्वेशन, तो V इक्वल टू आई आर, तो आई नॉट इंटू आर, ये आ गया आंसर। ठीक, अब क्या लिखे, VC सॉरी VL लिखते हैं, अब लिखते हैं क्या, VL। तो सबसे पहले VL का जनरल फॉर्मूला लिखिए, क्या लिखूं, VL इज इक्वल टू VL नॉट साइन, क्या सिखाया मैंने कि अब यह जब भी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज लिखना है तो करंट को देख के लिखा जाता है। पहले तो करंट का जो भी फेज है वह प्रॉपरली लिख दीजिए, यहां पर ओमेगा टी माइनस टेन इनवर्स ऑफ
ओमेगा एल बाई आर, इतना तो लेकर तैयारी करिए। और आप फेजर देखिए, बताइए करंट आई और ये वी एल में क्या एंगल का अंतर है? वी एल 90 डिग्री से आगे है, करंट एक्स एक्सिस पर है और वी एल पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है, 90 आगे है तो प्लस 90 यानी प्लस पाई बाई 2, ये आंसर आ गया। ठीक है ना? यहां भी बता दे रहा हूं मैं आपको, वेयर वी एल नॉट क्या लिखो बोलिए, ये तो पीक वैल्यू है इसलिए आई नॉट इंटू एक्स एल। ठीक है ना? तो देखिए हर सवाल में आपको करा रहा हूं, जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन है, यहां तक कि ग्राफ भी बना बना के दिखा रहा हूं, जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन है हर एक सर्किट का, हर एक पॉसिबल क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूं मैं, बस डेटा रखना आपका काम है, वो आप करिएगा।